नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिले 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन एक चुनाव अब भी बाकी है। सीएम कौन होगा, इसे लेकर गाड़ी सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच अटकी हुई है। दोनों ही जनाधार वाले नेता हैं और दोनों ही पूरी दमदारी से सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस का ये सीएम की कुर्सी वाला चुनाव अब दिल्ली में होगा। सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं, शाम तक शिवकुमार भी आ जाएंगे। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय के बड़े नेता हैं, उनके पास सीएम रहने का एक्सपीरियंस है। वहीं शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अच्छे क्राइसिस मैनेजर भी हैं। ये जीत उन्हीं की कप्तानी में हुई है, इसलिए इसका इनाम चाहते हैं। कल बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद तीनों ऑब्जर्वर सभी विधायकों से अलग अलग मिले। इसकी रिपोर्ट अब आला कमान को देंगे, उसके बाद फैसला होगा। सूत्रों से खबर है कि सिद्धारमैया को शुरू के 2 साल सीएम रखना चाहता है आला कमान, फिर भले ही बाद के 3 साल शिवकुमार को दे दिए जाए। लेकिन शिवकुमार अभी नहीं तो कभी नहीं वाले बोर्ड में है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सुनने को आए। खबर यह भी है कि शिवकुमार 3-3 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी खारिज कर चुके हैं। इसलिए कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि आगे कुआं है तो पीछे खाई है। डर की बड़ी वजह यह है कि आज किसी को नाराज कर दिया जाए तो कहीं कल वो सिंधिया न बन जाए। ये सबसे बड़ा डर कांग्रेस पार्टी के मन में है, क्योंकि कांग्रेस के इतिहास में ऐसी पुरानी कई सारी मिसालें हैं। सब कांग्रेस के लोग समेत डीके शिवकुमार जी और सिद्धारमैया जी बहुत प्यार से मोहब्बत से, जब रायशुमारी चल रही थी तो इधर सेलिब्रेशन भी चल रही थी, तो इसलिए कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। चर्चा हुई, लगभग चर्चा 4 और 5 घंटे चली है। उन सबों की ओपिनियन लेकर अभी फिर उसके बाद हम माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के सामने हमारी रिपोर्ट रखी जाएगी। डीके शिवकुमार सीधे सीधा ये कह रहे हैं कि अब उनकी बारी है। उन्होंने सिद्धारमैया के साथ बहुत कोऑपरेट कर दिया, अब सिद्धारमैया को उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये उनकी अंतर्द्वंद है। दिए ये कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्टर भी होना चाहिए। ये बीजेपी नहीं है कि 2 आदमी डिसाइड कर दे और बाकी को नतमस्तक होकर स्वीकार करना पड़े। We will leave to the High Command. My party High Command will take its call. वो हाई कमांड को बताएंगे, हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो सब ने शुरू कर दिया कि साहब अब मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब ये मोदी जी की उल्टी गिनती लगाने में लगे रहे और जनता जो है मोदी जी की सीधी गिनती में डटी रही, और जिसका नतीजा हुआ कि 282 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो 303 हो गई 2019 के चुनाव में। ठीक है, तो डीके शिवकुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। डीके शिवकुमार का कहना है कि मेरे पास अपना कोई नंबर नहीं है। सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि उनको विधायकों ने बहुमत से चुन लिया है मुख्यमंत्री, यानी बहुमत सिद्धारमैया के पास है। इसीलिए डीके कह रहे हैं मेरे पास जो है अपना कोई नंबर नहीं है। सभी 135 विधायक कांग्रेस के हैं और उन्होंने कहा है कि फैसला उन्होंने हाईकमान यानी आला कमान पर छोड़ा है, यानी मिसेस गांधी और राहुल गांधी परिवार फैसला करेगा। ये इंडिकेशन डीके शिवकुमार ने साफ साफ दिया है। तो आइए सुन लेते हैं डीके शिवकुमार ने क्या कहा है। One thing I would like to tell, we have passed a single line resolution leaving to the High Command. We have, under my leadership, 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command.
I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I assured Rahul Gandhi. I assured Ms. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. कितने महीन राजनीतिज्ञ हैं डीके शिव कुमार, वो उन्होंने इस बयान में साबित कर दिया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा है अंडर माय लीडरशिप कांग्रेस हैज 135 MLAs, आई डोंट हैव माई पर्सनल नंबर। तो उन्होंने ये भी जता दिया कि जो 135 विधायक है वो भी मेरे ही है, मेरी ही लीडरशिप में इन्होंने चुनाव लड़ा और इनको मैं जिता कर लाया हूं। तो रेस और दिलचस्प हो गई है। सिद्धारमैया राहुल गांधी के करीबी हैं, वहीं डीके शिव कुमार पार्टी के लॉयलिस्ट हैं। उन्होंने प्रदर्शन किया है, अब उसका इनाम चाहते हैं। क्या होगा कांग्रेस पार्टी के अंदर? एक अनार 100 बीमार वाली हालत है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता निजाम फौजदार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और SS शंकरन्ना साहब प्रवक्ता है JDS के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। निजाम फौजदार साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा अब आगे क्या, क्योंकि उन्होंने कह दिया इन माय लीडरशिप वी हैव 135 MLAs। सिद्धारमैया भी कह रहे हैं कि विधायकों में मुझे बहुमत है। क्या करेगी कांग्रेस? एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। नहीं, दोनों तरफ हरियाली है, दोनों तरफ हरियाली है। इस जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये मैदान में जो मोहब्बत की दुकान खुली है चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ना खाई है ना कोई तकलीफ है। कल CLP मीटिंग हुई, उसमें एक लाइन की रेजोल्यूशन पारित होने के बाद अभी हाईकमांड के पास है, फैसला करेंगे। जो सही फैसला होगा वो फैसला होगा। या जैसे शिव कुमार साहब कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरे साथ सारी पार्टी खड़ी रही, हमने एकजुट होकर लड़ाई लड़ा और जीत हासिल की है। उसी तरह हर एक कार्यकर्ता, हर एक पार्टी का लीडर और हर एक जो वोटर है, हमारा मत देने वाला आदमी है, आम आदमी है, वो भी पार्टी के साथ खड़ा है। हरियाली है, जश्न होगा, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जश्न होगा। CM को कौन CM होगा वो भी निर्णय हो जाएगा। होने के बाद एक सही सरकार बनेगी कर्नाटक में, और वो सरकार जो हमने 5 गारंटी का वादा किया है वो भी पूरा किया जाएगा। कोई किसी को तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत बीजेपी को तकलीफ हो सकती है कि एक इतनी बड़ी शक्ति एक होकर हमसे क्यों लड़ रही है, कैसे लड़ रही है। तो इनके मन में और इनके दिल में ये सवाल उठते रहेंगे। इन सवालों का ना जवाब देने की जरूरत है, ना इनके सवालों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। आज एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसकी जरूरतें क्या हैं, उनको कैसे हम पूरा कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुद्दा है। पहली कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला हो जाएगा कि हम आम आदमी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, आपने कहा अपनी बात दमदार ढंग से। निजाम फौजदार साहब बताइए, मैं आऊंगा। मुझे मोहब्बत की दुकान में थोड़ा सा एक आश्चर्य होता है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन शहजाद बताइए, आप ये कह रहे हैं कि हर तरफ हरियाली है, दोनों तरफ हरियाली है, शिव कुमार की तरफ भी और क्या बोलते हैं सिद्धारमैया जी की तरफ। अब इतनी सारी हरियाली है तो बीजेपी उससे दुखी है। अगर वो निजाम फौजदार साहब कह रहे हैं तो गलत नहीं है शहजाद? देखिए, दुखी तो होंगे आप थोड़े से, अंदर से मन में टीज रह गई होगी कि भैया देखो इतनी मेहनत करवा ली फिर भी हार गए। सावन और सूडो सेकुलरिज्म के अंधे को तो हर जगह हरा ही हरा नज़र आता है, और इस हरियाली के बागीचे में एक फूल 4 माली है, एक फूल 4 माली। और आज देखिए, वैसे तो डीके शिव कुमार की अपेक्षा होती कि पार्टी उनको गाकर सुनाती हैप्पी बर्थडे टू यू, उनका बर्थडे है आज, जन्मदिन है, परंतु उनके मन में क्या गाना चल रहा है? क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा जो जिस दिन मुझे, उस दिन कांग्रेस का आखिरी दिन होगा, जैसे राजस्थान टेम्पलेट में दिख रहा है। देखिए दीपक जी, एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। दुनिया में केवल 2 ही जगह हैं जहाँ पर एक ही जगह के 2 अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अलग अलग अंग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के भीतर राजस्थान और कर्नाटका में अलग अलग अंग सत्ता की रसाकशी में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान में लगे हुए हैं। और उसका एक उदाहरण राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। उसी हूबहू राजस्थान टेम्पलेट को कर्नाटका में होता देख नजर आ रहा है,
क्योंकि आज डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश का एक बयान सामने आया है। डीके सुरेश से जब पूछा गया, मेरे पास पूरा वीडियो बयान है, उनसे पूछा गया कि क्या सिद्धरमैया को मौका नहीं दे देना चाहिए 2 साल 3 साल के लिए। उन्होंने बोला सिद्धरमैया का बहुत हो गया, उनको बहुत मिल चुका है, ये पूरी की पूरी लड़ाई न्याय कांग्रेस पार्टी को, मेरे भाई को देना चाहिए, मेरा भाई जो है दिल्ली जाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये अभी से वो प्रॉमिसेस तो भूल गए हैं, केवल पोस्ट पोस्चरिंग और पोस्टर की लड़ाई पर उतर आई है। पर 2 चीजें हैं, देखिए दीपक जी, जब पॉलिटिकल अडल्ट्री होती है ना, और ये पॉलिटिकल अडल्ट्री पता है क्या होता है, इसको भी मैं वादा करूं, उसको भी वादा करूं, ये पॉलिटिकल बाइगमी का जब खेल चलता है तो राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, या अब कर्नाटका देख लीजिए, सभी और पॉलिटिकल ब्रेकअप की ओर वो चले जाते हैं। जिस प्रकार से मैंडेट स्टेबिलिटी के लिए मिलता है वो अस्थिरता पर चली जाती है, जनता के पूरे वादे जो थे वो गौण हो जाते हैं और सीधे सीधे सत्ता की लड़ाई सड़कों पर आ जाती है। उसका उदाहरण राजस्थान के सामने है, सचिन पायलट। तो अगला सीएम कौन होगा ये सवाल नहीं है, जी को टॉप बैंड बदलकर पूछना चाहिए कि अगला कर्नाटका का सचिन पायलट कौन होगा। ये पूरी प्रक्रिया अगला सचिन पायलट खोजने की है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, मैं सीधे इसी बात को निजाम फौजदार साहब को ले जाना चाहूंगा। निजाम फौजदार साहब, ये तो मजे लेने लग गए, इन्होंने अभी से मजे लेना तैयार कर दिए, शुरू कर दिया है, और ये इनको मौका मिलेगा ना तो फिर करेंगे ऑपरेशन कमलम, जो फेमस हुआ था कर्नाटक से ही। तो क्यों मौका दे रहे हैं, अपने घर को संभालिए। ये बीजेपी की जो हार की हताश है, दिल में जो कड़वाहट है, शहजाद पूनावाला के जुबान से निकल गई। हमारी पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे सर्वोपरि है और कोई भी लीडर अपनी बात रख सकता है, अपना डिमांड रख सकता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें बताइएगा कि बीजेपी में कौन कुछ बोल सकता है। नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बोल सकते, वो कहते हैं कि अगर आप वोट ना दें तो मोदी जी का आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। तो हम उस पार्टी से तो नहीं आते हैं, वो शहजाद पूनावाला जी के पार्टी से आते हैं। शहजाद पूनावाला वही पार्टी में है जहां पे कहते हैं कि वो जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट होता है वो आकर यहाँ पे कह रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ पे एक समूह से, एक यूनाइटेड फोर्स से हमने लड़ा, लोगों ने हमें प्यार दिया, लोगों ने हमें उनका भरोसा दिया है। हम उस भरोसे को तोड़ने वाले नहीं है। सीएम बनेगा, कांग्रेस का सीएम बनेगा, कांग्रेस का सीएम अगले 5 साल रहेगा, फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से 5 साल हम वापिस आएंगे, क्योंकि हमारे 5 गारंटी जो हैं। एक बात याद रखना पड़ेगा दीपक भाई, ये कर्नाटक एक एम्प्लॉयमेंट सरप्लस स्टेट था। इस सरकार में 2.5% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जहां से सारे देश से लोग आकर कर्नाटक में और बेंगलोर में काम किया करते थे, आज नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये जो परिस्थिति आई है, यही सरकार जो बीजेपी की सरकार थी, जो 40% खाती थी, जहां पे बहुत सारे माली थे। एक फूल जो था ना, जो बीजेपी की गवर्नमेंट का फूल था, उसी फूल के आसपास इतने माली थे, एक एक पंखड़ी तोड़ते थे, खा जाते थे, एक एक पंखड़ी खाते थे, छोड़ देते। आज फूल नहीं रहा, सिर्फ उसकी डंडी रह गई है। इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस एक यूनाइटेड फोर्स है, यूनाइटेड फोर्स रहेगा। हम हाईकमांड में मानते हैं, एक लाइन का रेजोल्यूशन पास हो गया है, उस लाइन के हिसाब से हाईकमांड अपना फैसला सुनाएंगे। सिद्धरामैया साहब हो, डीके शिव कुमार हो, या कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता हो, उस लाइन उस कमांड से उस जो निर्णय आएगा, उस निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। जो हमने 5 गारंटी सुनाई है, उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। पूर्णा हमारे दीपक भाई, पूर्णा शहजाद वाला कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कहने दीजिए, अगले 5 साल हैं, कहते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, शहजाद पूनावाला उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि भाई फूल तो एक माली जो आपके 40-50 माली थे वो तोड़ के ले गए, अब तो डंडी बच गई और उसमें भी कांटे ही कांटे हैं। अब समझ लीजिए आप, आज आपको शेर पे शवा शेर मिला है। निजाम फौजदार साहब, देखिए कौन राजनीति की पगडंडी पर खड़ा है और कौन डंडी लेकर खड़ा है, वो तो सचिन पायलट से पूछिए। भाई सचिन पायलट के फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इस प्रकार से अतिक्रमण और आक्रमण किया कि उसको तो एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी पार्टी एक्टिविटी, सेडिशन का भी केस लगाया, मतलब एंटी नेशनल भी और एंटी पार्टी का भी तगमा लगा दिया। तो यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे भाई, आपकी कांग्रेस पार्टी की फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं खुद हूं। एक बार मैंने शहजादे के खिलाफ सवाल उठाया तो
शहजाद को ही बाहर कर दिया। पर चलिए उस पर नहीं चलते, आपकी पार्टी की बात करते हैं। आपने कहा हाईकमांड, अरे भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल का वक्तव्य है, वो कहते हैं खुद हाई कमांड है, आईएनसी प्रेसिडेंट खुद है, पर कहते हैं कि जो भी ऑब्जर्वर देखेंगे वो हाई कमांड फिर अंतिम फैसला लेगा। मतलब कि वो अपने आप को हाई कमांड नहीं मानते, आईएनसी प्रेसिडेंट जरूर है, हाई कमांड कोई और है। तो ये आपकी पार्टी की प्रक्रिया की और लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसकी असलियत है। और सचिन पायलट तो बैठे ही हैं। और जहां तक गारंटी की बात है तो निजाम साहब, ऐसा कौन सा निजाम चला कि 20% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट राजस्थान में है, किसानों की कर्ज माफी वहां पर पूरी नहीं की, हिमाचल में 300 यूनिट का वादा किया था, बिजली के दाम बढ़ा दिए, 1500 रुपए महिलाओं को नहीं दिया, और आज जो हिमाचल में तो 3 रुपए डीजल के भी बढ़ा दिया, और कर्नाटका में कोई वादे की बात आज कर नहीं रहा, केवल प्रॉमिसेस की बात नहीं हो रही है, बाकी केवल पोस्ट की बात हो रही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना कि अगर आपके मन में क्लैरिटी है तो बताइए कि क्या आज डीके शिव कुमार, जिसके ऊपर 100% करप्शन के केसेस है, दो क्या उसको बनाया जाएगा? अरे भाई ये तो फिर 100% करप्शन की सरकार होगी, उसके ऊपर तो सीबीआई ईडी के केस है और कोर्ट ने उसको राहत नहीं दी है, तो ये तो 100% करप्शन की सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज बताए कि क्या राजस्थान से भी ज्यादा अस्थिरता कर्नाटका में देने की बारी तैयारी शुरू हो चुकी है क्या? ठीक है, क्या राजस्थान से ज्यादा बड़ी अस्थिरता देंगे? इसके बाद शंकरन्ना, शिवम त्यागी जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। निजाम साहब का एक जवाब देने का हक बनता है और उसके बाद शहजाद का एक स्टेटमेंट, फिर मैं दोनों के पास आऊंगा। अच्छा निजाम साहब ये बताइए, आपने कहा कि आपने मोहब्बत की दुकान खोली है। अरे दुकान में तो बिक्री और खरीद होती है, तो ये दुकान कैसे? भाई मोहब्बत तो फ्री में होना चाहिए, प्यार बांटते चलो, गाना है बड़ा पुराना, प्यार बांटते चलो। ये दुकान मुझे समझ नहीं आया, दुकान खोलने का कॉन्सेप्ट आपकी नहीं, इसका मतलब है दीपक भाई, आप इतना प्रभावित हुए हैं इस मोहब्बत की दुकान से। जब मैं आपको कहता हूं दीपक भाई, आपकी मुस्कुराहट निकल आती है, इसी को कहते हैं मोहब्बत की दुकान। हमारे दिल से जब आवाज निकलती है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, उसी को कहते हैं मोहब्बत की दुकान। हमने कब कहा कि इस दुकान में पैसा चलता है? हमने कहा आप कहो प्यार, हम कहेंगे प्यार, सिर्फ इतना ही एक्सचेंज है। आप दिल लगाइए, हम भी दिल लगाएंगे, मिलकर काम करते हैं ना दीपक भाई। इस देश को मजबूत बनाना है, इस यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ की जो लोग हैं उनको एक करके एक बड़ी ताकत बनाना है। हम कहते हैं विश्व साथी बनेंगे, हम कहते हैं कि बड़े बड़े मुल्क के साथ मिलकर खड़ेंगे और एक बड़ी शक्ति बनकर खड़ेंगे। हम कहते हैं कि हम जब कहते हैं ना, आपका देखिए चेहरे पे कितना अच्छा मुस्कुराहट है। अरे रुकिए मेरे भाई, चुनाव जीते यूनाइटेड नेशन का नहीं जीता है कर्नाटक। हाँ अरे सुनिए निजाम भाई, थोड़ा सा आप मतलब ऐसा ना हो कि कर्नाटका के चुनाव में। अरे ठीक है मेरे भाई, ना हम कह रहे हैं ना, दीपक भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट देखिए, हम चाहते हैं कि भाई के चेहरे पे प्रकाश हमेशा रहता, नाम ही दीपक है उनका। मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना प्रकाश देना। अरे सुनिए मेरे भाई, अरे सुनिए, हमें नहीं पता था कि आपको कांग्रेस के सीएम में इतनी रुचि है कि आप बैठे 24 घंटे देख रहे हैं कि हम डीके शिव कुमार को बनाएंगे या सिद्धरामैया साहब को बनाएंगे। लेकिन आपने जो हमारे ऊपर आप जो करप्शन का चार्ज लगाया, मैं पूछना चाहता हूं, जब ईश्वरप्पा ने अपना रेजिग्नेशन दिया था एक आदमी की आत्महत्या पे, जब प्रधानमंत्री फोन करके कहते हैं मेरे भाई ये पार्टी मत छोड़ दो, हम आपको इनाम देंगे, तो आप ये मुझे कहिएगा कि आपके प्रधानमंत्री करप्शन के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ खड़े हैं? खिलाफ खड़े हैं तो उसको फोन क्यों किया? उसके साथ खड़े हैं तो इतने बड़े प्रमाण क्यों देते हैं, स्टेज पे खड़े होके कहते हैं? ये क्यों? ये बताइएगा क्यों? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दीपक जी कि ये मोहब्बत की दुकान बिल्कुल है, क्योंकि ये तुष्टीकरण के थोक विक्रेता है। जिस प्रकार का इन्होंने कैंपेन चलाया था, एसडीपीआई के साथ निकाह फरमाना है, धर्मांतरण का कानून हटा देना है, गौ हत्या का कानून हटा देना है, धार्मिक आधार पर आरक्षण को 4 नहीं 6% करना है, तो तुष्टीकरण का थोक विक्रेता वाला बाजार सजाने का काम निजाम में हो ही रहा है। और इसीलिए निजाम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सिद्धरामैया का ऑफिशियल बयान है जो उन्होंने द न्यूज मिनट को दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, क्या आपकी प्राथमिकता कन्वर्जन लॉ
और काउ स्लॉटर लॉ को रिपील करने की होगी, जैसे सिद्धरमैया ने बताया, पहली बात। दूसरी बात, आपको क्योंकि इतनी दिलचस्पी है करप्शन को लेकर, तो आपके नए नए जो पोस्टर बॉय बने हैं जगदीश शेट्टर, उनका अधिकृत स्टेटमेंट मैं पढ़कर सुना रहा हूं। सिद्धरमैया इज द मोस्ट करप्ट पर्सनैलिटी इन कर्नाटका, यह जगदीश शेट्टर का बयान है। अब बताइए कि जगदीश शेट्टर के बयान पर कार्रवाई करते हुए क्या सिद्धरमैया को भ्रष्ट मानेंगे, या जिसको कोर्ट ने राहत नहीं दी है डीके शिव कुमार उसको करप्ट मानेंगे, या दोनों मिलकर 100% करप्शन की सरकार चलाएंगे? और तीसरी बात, निजाम जी इधर उधर नहीं होना है। आज केवल आपसे सवाल इतना है कि इतने घंटे हो गए, राजस्थान में तो 4 साल हो गए, राजस्थान में जो अस्थिरता, अपीसमेंट और जिस प्रकार की पॉलिटिकल अडल्ट्री का किस्सा वहां पर चला है, क्या कर्नाटका को भी उसी ओर धकेलने का प्लान है? क्योंकि कर्नाटका में भी वादे पूरे करने की कोई आपकी लगता नहीं है दिलचस्पी है। राजस्थान में किसान कर्ज माफी, कितने किसानों को कर्ज माफ करके दिया, या कितने किसानों की जमीनें बेची गई, हड़पी गई? बताइए कि हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए कितने महिलाओं को दिया? बताइए, गूगल मत कीजिए, बताइए 300 यूनिट देने का वादा था हिमाचल में, 300 यूनिट दिया फ्री कि नहीं दिया? कितने घरों को मिला? बताइए, स्पेसिफिक बताइए ना। हिमाचल में तो 6 महीने से अधिक हो गई सरकार को, बताइए 4 महीने से अधिक हो गई सरकार को, 3 महीने से, तो बताइए कितने दे दिया? ठीक है, मैं दोनों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले शंकर अन्ना साहब के पास चलना जरूरी है। शंकर अन्ना साहब, खुश तो आप होंगे कि भाई देखिए इसमें भी अब हमारा, आप सोच रहे होंगे कि कोई लॉटरी लग जाए, फिर से कुमार स्वामी जी बन जाए, तो अगर इनमें टूट फूट होगी तो फिर आपकी पूछ होगी, तो आप तो सोच रहे होंगे अच्छा है झगड़ा चलते रहे। क्यों शंकर अन्ना जी? नमस्कार दीपक जी। पूरे चुनावी कैंपेन में जेडीएस के कुमार स्वामी जी एक ही बात बोल रहे थे कि कर्नाटक को ऐसी पार्टी चाहिए जो कर्नाटक से चले, ना ही कि दिल्ली से चले। अभी 2 दिन हो गए रिजल्ट आके, फिर भी कर्नाटक के लोग वेट कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। वोट चाहिए देने के लिए कर्नाटक के लोग चाहिए, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी जी रात को डाइनिंग टेबल के ऊपर डिसाइड करेंगे। और एक बात पूछना चाहूंगा, ये क्या पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? कर्नाटक राज्य 2 साल तुम बन जाओ, 3 साल तुम बन जाओ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ये कर रहे हैं क्या? इस चीज को लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। ठीक है, निजाम फौजदार जी बताइए, जवाब दीजिए आपके आर्च राइवल रहे जेडीएस के नेता के सवालों का। प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या कर्नाटक राज्य प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि डाइनिंग टेबल पे डिसाइड होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली हाईकमान पे? शंकर भाई, आपको याद होना चाहिए, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जहां पे कुमार स्वामी लड़के आते हैं। इस बार वो हारते हारते जीते हैं। उनको ये भी पता होना चाहिए कि शाहरुख खान ने कहा हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। निजाम फौजदार साहब याद रखिएगा, हारते हारते जीते ना, इसीलिए शाहरुख खान ने कहा हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अरे साहब, सही बात है। मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उनसे ज्यादा मैं उनके वालिद जो हैं, उनके पिताजी जो हैं देवेगौड़ा साहब का बहुत आदर करता हूं, क्योंकि पुराने ताल्लुकात हैं। लेकिन शहजाद साहब जो कह रहे थे कि ये जब इन्होंने कुछ आवाज उठाई थी तो इनको बाहर निकालकर फेंक दिया था। तो हमें पता नहीं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा कि इनको वहां पे जगह नहीं मिली। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन शहजाद भाई, आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जब हिमाचल की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, हमें ये बताइएगा कि आप मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम, जो देश का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था, उसके बारे में आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? आप 3 रुपये गिन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आप मुझे ये कहिएगा कि आपने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, जब तक 3 रुपया बढ़ाना ठीक है, ओडिशा नहीं, डीजल का 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ाना, आप कह रहे 3 रुपए गिना रहे हैं। ये कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता हैं जो किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। एक हफ्ते के अंदर 3 रुपया डीजल का बढ़ाकर कहते हैं कि क्या हो गया? 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बदले बिजली का दाम बढ़ा दिया, बोलते क्या हो गया? किसानों का कर्ज माफी कहकर किसानों की जमीन हड़पी, बोलते क्या हो गया? गलत बात बोल रहे हैं। तो हुआ मानसिकता निजाम जी आपकी। नहीं, हमने कहा 300 यूनिट के बाद जितने भी यूनिट आप खर्चा करेंगे उसका रेट बढ़ा रहेगा, उसका बढ़ेगा। हमने नहीं कहा कि पहले यूनिट से पैसा बढ़ेगा। हमने कहा कि 300 यूनिट के बाद फ्री दे दी, भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उस पे हिमाचल में 300 यूनिट फ्री मिल रही है। पहले हमने यूपी
अरे ओपीएस मेरे भाई आप सुनिए ना, पहले आप मुझे 202 करोड़ की नौकरी जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था 2013 में, आज तक 18 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए थी, उसकी गारंटी मुझे दीजिएगा। मुझे इस गारंटी का सुनिए जी, आपने 3-4 देशों को जोड़ दिया है जो आपके प्रिय होंगे। आपके प्रधानमंत्री को नौकरी देनी हमारी जिम्मेदारी नहीं है निजाम जी। हर स्टेज पे अरे पाकिस्तान के साथ आप अडल्ट्री करते हैं, पाकिस्तान के बिना आप जी नहीं सकते। आप 18 करोड़ नौकरियां कहां गई उसका जवाब दीजिए। आपने कहा एक एक काला धन, एक एक रुपये का जो काला धन है वो वापस लाएंगे, उसका आप गारंटी कहां से देंगे और उसका जवाब दीजिए। नहीं, आप पहले अपनी जवाब दीजिए। आप सिर्फ सवाल पूछते हैं, आप अपने जवाब पहले दीजिएगा। आपने कहा था हर किसान की आय दुगनी कर देंगे, उसका जवाब दीजिए मुझे। सुनिए, सचिन पायलट हम संभाल लेंगे, आपको उनकी जरूरत, आप उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सचिन पायलट को भी देखेंगे, हम सचिन पायलट की भी जरूरत है, वो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। अशोक गहलोत की भी जरूरत है उनको। आपको जरूरत नहीं, आपको क्यों फिक्र हो रही है? रंधावा ने कहा पार्टी विरोधी है, वो खुश होना चाहिए। अरे मुझे ये बताइएगा कि काला धन कहां गया? वो जो लोग चोरी करके यहां से लोन लेते लेते आपके सरकार में भाग गए, ये मुद्दे उन लेकर भगोड़ों जनता को के कब पास वापस जाओ। लाएंगे उसका जवाब दीजिए। पार्टी विरोधी है हम गए, इसीलिए तो हमने जीता है। हम आज हम कह रहे हैं एग्जिट बीजेपी फिनोमिना एक नेशनल फिनोमिना बन गया है। आपके हर राज्य में आपके लोग आपकी पार्टी छोड़कर निकलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े यूपी में भी चुनाव हुए थे भाई साहब, वहां भी 4.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला था। क्या नतीजा? अरे हो गया, आप यूपी हो गया, अभी कर्नाटक शुरू हो गया है। अरे जिस दिन कर्नाटक के नतीजे है उस दिन यूपी के निकाय नतीजे है और छत्तीसगढ़ में। अरे मेरे भाई, आपकी जीत इतिहास हो गई। आज ये वास्तव है कि कर्नाटक में आपने धूल चाटा है। आपके प्रधानमंत्री 18 घंटे यहाँ पे हाथ हिला के गए। यूपी में आपने क्या चाटा? उनको टाटा बाय बाय कह दिया है। यूपी में आप क्या चाट कर आए? हमने हारा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूपी में जो आप चाट के आए हैं उसके आधार पर बताइए कि आप हिमाचल में क्या चाटने वाले हैं? उसके बाद में अरे राजस्थान में क्या चटवाएंगे? हिमाचल में सचिन पायलट आपको हिमाचल में अभी तो केवल धन की राजनीति का हफीम चाट के आए हैं। आपको चित कर दिया। अभी एमपी में भी हराएंगे आपको, छत्तीसगढ़ में भी हराएंगे आपको, राजस्थान में भी हराएंगे आपको, तेलंगाना में भी हराएंगे। हर इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में तेलंगाना में बीआरएस है, हम नहीं है वहां पे। आप कैसे हमको हराएंगे? निजाम जी, आपके निजाम को प्रिय मानने वाले बीआरएस है। अगर आ जाइए ना भाई, अरे आप आइए तेलंगाना, वहां पे भी हार कर जाइए। हम आपको न्योता दे रहे हैं, आइए हार कर जाइए। हार की जो मिठास होती है ना आपके लिए, ठीक है। वो बहुत निजाम साहब, मैं आगे चलता हूँ। शहजादी, शिवम को लेना मेरे लिए जरूरी है। शिवम को मैंने मौका नहीं दिया। शंकर अन्ना साहब भी हाथ उठा रहे। शिवम, क्या एग्जिट बीजेपी शुरू हो चुका है कर्नाटका से? ये तो हास्यास्पद बात कर दी दीपक जी आपने। मुझे लगता है आप तो इतने सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, अगर इस तरह की बात अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो एक राज्य का चुनाव हारी है, इसके बाद इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस बोल रही है कि हम पूरा देश फतेह कर देंगे। आपको याद होगा अच्छे तरीके से 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनाव हारी थी, 18 और 19 में। बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट 282 से 303 पर वो पहुंच गए और तमाम चीजें पहले भी ऐसे ही रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का हाउस एंड ऑर्डर है ही नहीं। बार बार कहा जा रहा है कि आला कमान फैसला करेगा, हाई कमान फैसला करेगा। यहां ना कोई हाई है ना कोई कमान है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और शहजाद जी ने पूछा कि भाई ये इतने सारे प्रोमिसेस क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रोमिसेस पूरा तो तब करें ना, तब इनकी अपनी चीजें ही सेटल हो पाए, अपने नेता सेटल हो पाए। और कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां इनके साथ परेशानी नहीं है। राजस्थान तो एक क्लासिक एग्जांपल है जो बिल्कुल सबके सामने है। वरना आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए किस तरीके से भूपेश बघेल और टीएस देव जी के बीच में हंगामा रहा। छोड़ दीजिए उसको, चुनाव से पहले आपको याद होगा किस तरीके से हरियाणा में शैलजा जी, तंवर जी और हुड्डा जी के बीच में हंगामा रहा। छोड़ दीजिए उस बात को। मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में लगातार टसल देखते हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि राज्य जीत लेना एक बात है और उसके बाद उसको चलाना दूसरी। तो अब चलता
तो है ही नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे 5 साल या फिर जितनी भी सरकार चलती है 2-2.5 साल उसमें आपस में ही लड़ाई चलती रहती है। एक और बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि वो हम जो है सचिन पायलट जी की भी मांग पूरी करेंगे, जरूरत पूरी करेंगे, हम जो है इसकी सबकी जरूरतें पूरी करते चलेंगे। जनता की जरूरत को पूरी कब करेंगे? 5 साल आपको मिला है रूल करने के लिए, आपको सेवा करने के लिए, उनके प्रोमिसेस को डिलीवर करने के लिए, लेकिन आप करते नहीं है। और अंत में एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं दीपक जी, आपने कहा कि भाई क्या ये ऐसा तो नहीं है बीजेपी का एग्जिट प्लान हो गया है? एक व्यक्ति है इस राजनीति में, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 14 से ही शुरू करूंगा, उस आदमी का तो अब तक इस हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 20 बार एग्जिट हो जाना चाहिए था। महाराष्ट्र में 2019 में राहुल गांधी हारे, बंगाल में 2016 और 21 में हारे 2 बार, गुजरात में 17 और 22 में हारे, और इसके अलावा फिर तेलंगाना में 18 में हारे, मिजोरम में 18 में हारे, उत्तर प्रदेश में 17 और 22 में हारे, उत्तराखंड में 17 और 22 में हारे, हिमाचल में 17 और 21 में हारे, और उसके बाद तमिलनाडु में 2016, बिहार में 2020, 2019, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, सिक्किम में, आंध्रा में, मणिपुर में, दिल्ली में और भी उसके साथ, मतलब मैं लिस्ट गिनाने लग जाऊं, अब ये लिस्ट आधी छोड़ दी मैंने। इतने चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, बावजूद उसके एक चुनाव जीते हैं। और मतलब हालत देखिए, सही बात कह रहे हैं शहजाद जी के, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब यूनाइटेड नेशंस के चुनाव जीत ले, अमेरिका में चुनाव जीत कर आए हो। अभी कहीं भी नहीं है आप। सच तो यह है कि जितने भी राज्यों में आपने चुनाव जीते, या तो आपके नेता खुश नहीं रहे, आप प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर पाए, आपकी आपस की इनफाइटिंग खत्म नहीं हो पाई, और इसका एक रीजन है। आपने देखा होगा दीपक जी, एक जमाने में 10 जनपद यानी कि राजमाता जी के यहां पर अगर कोई फरमान यहां से कोई जाए और किसी की हिम्मत कोई उसको ओवरटर्न कर दे। आज राजस्थान में मनाते समझाते सचिन पायलट जी को, अशोक गहलोत जी को इतना ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके वो यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी ने तो एक लेवल और क्रॉस कर दिया था, अपनी ही पुलिस से पायलट जी के फोन तक ट्रैक करा लिए थे। अब सरकार चला लिया, वो अलग बात है, और जीत भी लिए लोकल लीडरशिप की बदौलत, लेकिन ऊपर इतने इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप और नेता है कि अब ये भी कितने दिन सरकार, पहली बात तो बनना बहुत मुश्किल, बनेगा तो चलेगा कितने दिन, चलेगा तो उसमें पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। और जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हम सबकी जरूरतें पूरी करेंगे, जनता की जरूरत कब पूरी करोगे? अपने नेताओं की जरूरतें तो आप हमेशा पूरी करते ही आए हैं। ठीक है, अब मैं शहजाद इसके बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन निजाम साहब ना 3 लोगों में घुसे हैं, 3 लोगों में गिरे हैं आज। वो जेडीएस वाले भी आक्रमणकारी हैं उन पे, शिवम त्यागी जी भी हैं, और शहजाद पूनावाला जैसे जो तेज तर्रार प्रवक्ता वो तो उन पे आक्रमणकारी हैं। तो मैं निजाम भाई को पूरा मौका दूंगा, ठीक है? तो निजाम साहब बताइए क्या आप अपने नेताओं की जरूरतें ही पूरी करते रहेंगे? इसीलिए हिमाचल में आप 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने इतना खर्चा कर दिया है हिमाचल में जो उसके बजट से भी ज्यादा है। उतने वादे कर चुके हैं आप, और यही हाल कर्नाटक में। नहीं, सुनिए, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। शिवम भाई ने तो पूरी फहरिस्ती गिना दी। हम कहना चाहेंगे बीजेपी ने सिर्फ 2 राज्यों में अपनी बहुमत से सरकार बनाई, एक है यूपी और दूसरा है उत्तराखंड। दो राज्य छोड़कर या तो उन्होंने किसी का उधार से लिया हुआ सिंदूर लगाया है, या तो किसी का सिंदूर चुरा के लगाया है। तो ये नहीं कह सकते कि ये पूरे सारे राज्यों में जीत के इन्होंने सरकार बना दी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2013 से 2018 सिद्धरामैया, अरे सुनिए मेरे भाई शिवम, आप सुन रहे थे, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, हम सुने, हमने जवाब भी दिया है। लेकिन 2013 से 2018 का जो हमने की सरकार जो चलाई, हमने कहा, हमने जो इतनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी थी कि आज भी वो मिसाल है। हमने गरीबों को देखा, हमने बिजनेस सेक्टर को देखा, हमने आईटी सेक्टर को और उसको बढ़ावा देकर और ज्यादा एफडीआई और लोकल इन्वेस्टमेंट करवाया था। हमने हर एक सेक्टर पे एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देके एक मिसाल बनाई थी। आज वही राज्य में 2018-19 तक 2,50,000 करोड़ का कर्नाटक स्टेट पे उस खर्चा था। आज 3 साल में उसको बढ़ाकर 5.45 लाख करोड़ कर दिया। ये बीजेपी की सरकार को, बीजेपी को ये जवाब देना चाहिए। 3 साल में 3 लाख करोड़ इन्होंने कैसे उड़ा दिए, उसमें कैसे फूंक दिए। ये डबल इंजन में कौन सा तेल डाल रहे थे कि इतना पैसा जल गया? या तो जो तेल डाल रहा था वो आदमी सही नहीं था, जो इंजन चला रहा था वो आदमी नहीं सही था, या ये इंजन की माइलेज ही इतनी डाउन है कि एक राज्य में 3 लाख करोड़ 3 साल में लेते हैं खर्चा और उसको जला देते हैं, लेकिन वास्तव में उसका डेवलपमेंट कुछ दिखता ही नहीं। तो ये जवाब
देना पड़ेगा मेरे भाई। आप बोल देंगे कि हम है नहीं, हम इतने कॉन्फिडेंट कैसे दिखते हैं? है हम कॉन्फिडेंट, हमारा आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है। हम कहते हैं कि हमारे हाथ में आज कमान आई है, हम डिलीवर करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश आज हमारे हाथ में है, हम करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। आप इंतजार करिएगा, हमने 9 साल की बात शुरू करेंगे तो आप एक जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जब हम 9 सवाल पूछेंगे तो आप उसमें से एक जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आप न थोड़ा सब्र से बैठिए, सब्र से देखिए कैसे एक सरकार को चलाते हैं, कैसे एक राज्य को चलाते हैं, कैसे एक राज्य को सक्षम बनाते हैं, इसको देखना चाहिए। आप इससे सीखिएगा। शिवम भाई, आप पर्सनली मेरे से आपसे कुछ, मुझे ना कोई द्वेष है ना कोई चीज है मुझसे, आप कोई, लेकिन आपने अच्छी बात कही कि ऐसे 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 है, लेकिन मैंने उसका जवाब दिया। मैं जवाबों से भागता नहीं हूं, मैं भी एक फौजदार हूं, एक कांग्रेसी हूं। सामने खड़ के डट के मैं जवाब दूंगा, मैं भागूंगा नहीं बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरह। शिवम में आऊंगा, पहले शहजाद, उसके बाद मैं शिवम के पास आऊंगा। देखिए, ऐसा है कि फौजदारी का मामला किस पे बनता है झूठे वादे करने के लिए, ये तो देश की जनता, राजस्थान की जनता को सचिन पायलट ही बता रहे हैं कि वहां पर जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया, और फौजदारी करने वाले फौजदार उसका जवाब नहीं दे पाए कि किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। अब मैं आपको कर्नाटका के विषय में बोलता हूँ। नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट है, 16वें पायदान पर थी कर्नाटका, आज तीसरे सबसे अमीर राज्य बना है ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। पर कैपिटा इनकम 1,40,000 से 1,80,000 5 वर्षों में हुआ है। इतने सालों में 1,40,000 और मात्र 5 वर्ष में 40,000 उसमें इजाफा हुआ। प्रति व्यक्ति की आय की बात कर रहा हूँ। FDI में नंबर 1, और किस प्रकार से कर्नाटका में 45% ऑफ FDI आया 21-22 में, जब कोविड का कालखंड था। वो भी देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, पर उसमें नहीं जाना है। आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है इतना बड़ा कर्जा है, तो कांग्रेस पार्टी के कुल वादों की कीमत, आज इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको काउंट करके डाला है, 62,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष। ये उसकी कीमत है। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता हूं कि वादे पूरे करने वाले है तो नहीं, पर हाँ ये जरूर पूछूंगा कि भाई साहब, अगर राजस्थान में इतनी अफलातून सरकार चला रहे हैं तो कांग्रेसी को कन्विंस कर लो, भाजपाइयों को तो छोड़ दीजिए, शिवम जैसे विश्लेषक को छोड़ दीजिए, आप सचिन को कन्विंस करो कि वहां की सरकार अच्छा बेहतरीन काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि गहलोत जी ने ऐसा कोई वादा नहीं छोड़ा जो तोड़ा नहीं, युवाओं को खासकर वादा खिलाफी की। उनके यहां पर तो हर दूसरे दिन पेपर लीक होता है। दूसरी बात, INC का मतलब पता है आपको दीपक जी? INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। आई नीड चेयर, आई नीड कंफ्यूजन, और आई नीड कंफ्यूजन और चेयर की जहां लालच हो वहां पर आई नीड करप्शन होना ही होना है। इसीलिए आप देखिए, शिवम ने बिल्कुल सही कहा है। कोई एक ऐसा राज्य बताइए, चाहे जहां पर कांग्रेस सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, जहां पर कांग्रेस के ही अलग अलग अंग, जैसे पाकिस्तान के अलग अलग अंग भिड़ रहे हैं सत्ता के लिए, वहां भिड़ नहीं रहा हो। देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं है, परंतु पटोले वर्सेस थोराट चल रहा है। जहां पर सत्ता में थे पंजाब में, वहां पर अमरिंदर सिंह जी वर्सेस सिद्धू चलता था, फिर सत्ता से बाहर हो गए, अब भी वहां पर लड़ाई चल रही है, वॉरिंग का वॉर चल रहा है चन्नी जी के साथ। अगर आ जाइए आप हिमाचल में तो सुक्कू बनाम विक्रमादित्य चल रहा है। अगर आ जाइए छत्तीसगढ़ में देव सिंह बनाम भूपेश बघेल चल रहा है। राजस्थान में तो जो चल रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। और आज जो शुरुआत हुई, DK सुरेश, DK शिव कुमार के सगे भाई बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि पार्टी को मेरे भाई से न्याय करना चाहिए, सिद्धरमैया को बहुत मौका मिला। अब मेरा केवल एक ही बात कहना है कि कर्नाटका की जनता कह रही है कि इतना स्पष्ट बहुमत देने के बाद भी अगर आई नीड कंफ्यूजन होगा तो स्थिति आई नीड करप्शन वाली बनेगी, क्योंकि आई नीड चेयर की लालसा है। आई नीड चेयर की लालसा। निजाम फौजदार साहब, पानी पी लिया, आप बोल सकते हैं। आप पानी पी पी कर बोलिए आज आप। शिवम ने भी पी लिया है। चलिए, आपकी मुराद पूरी कर देता हूं, फिर एक बार पानी पी लूंगा। ठीक है, ठीक। आप पिए पानी पीजिए। जनता पानी पिला रही है आपको राजस्थान में, जनता छत्तीसगढ़ में, और जनता कर्नाटक में भी पिलाएगी फौजदार साहब। शहजाद, आप जब कहते हैं ना फौजदार साहब, लगता है कि आप हार मान गए हैं। बहुत खुशी होती है जब आप ऐसे बोलने लगते हैं। आप तो ओसामा जी कहने वाले, मैं तो फौजदार को फौजदार साहब क्यों जाते हो? आपके नेता ओसामा को जी लगा देते हैं, आप तो फिर भी मुझे ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है? अब कांग्रेस पार्टी वो पार्टी थी जिसने लड़ाई लड़कर पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, फिर भी आपको इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान से? मुझे ये 26/11 के बाद भाई कुछ करते ना, MFN स्टेटस भी कर रखा था।
अरे ये अरे विषय नहीं सुनिए, है हम आज का। करते हैं। आपने क्या कर लिया 8-9 साल में? आपने क्या कर दिया? बालाकोट आपने नहीं क्या देखा किया? आपने? सर्जिकल स्ट्राइक 26/11 के ये सबूत मांग रहे हो नहीं बालाकोट में। अरे अरे अच्छा, क्या हुआ बालाकोट में? अरे शहजाद क्या भाई, हुआ? मैं बालाकोट में शुरू क्या हुआ? करूंगा शुरू करूंगा तो बहुत। अरे नहीं, बोल दीजिए एक वाक्य में बालाकोट में बाद क्या में हुआ? इसके बारे में बात करते हैं। बालाकोट में क्या हुआ? क्या चील क्या कौवा मारे? बताइएगा बालाकोट में? अरे बालाकोट में जो हुआ तो वहां के सदस्य उन्हीं की असेंबली में खड़े होकर पसीने छूट रहे थे कि भाई कुछ कर लो, अभिनंदन को छोड़ दो वरना तो शहजाद भाई कैसे हो जाएगा, चला जाएगा। भाई शहजाद, अरे नहीं, आपको इतनी हिम्मत होती तो आज की कश्मीर जो हम इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है लाकर दिखा देते। सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं चलता। आपके प्रधानमंत्री कहा था कि बादलों के पीछे से मैंने फ्लाइट चला दी। कौन है ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। मैं बताना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों है, ये बता दीजिए। आपका कोई मंत्री, आपका कोई प्रवक्ता, आपका कोई लीडर बिना पाकिस्तान की मोहब्बत के अलावा कुछ बात ही नहीं करता है। क्यों इतनी मोहब्बत है आपको पाकिस्तान से? मुझे ये बताइएगा। हमने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की थी, ना कभी उनकी पैरवी की थी, लेकिन आप बड़ी सिर्फ पाकिस्तान चलिए आज आप आपको जनता इतना के रिश्ता मुद्दों का क्या बोलिए है ना, मुझे राजस्थान का बताइएगा। बोलिए। ये देश सचिन को पायलट बताइए क्यों मेरे भाई। प्रोटेस्ट कर रहा है? अरे राजस्थान का भी आएंगे, अरे राजस्थान को भी आएंगे। पहले ये बताइएगा कि देश को बताइएगा आपको प्यार क्यों है, इतना प्यार से क्यों आप पाकिस्तान पे आए हैं? पहले बात करनी है, राजस्थान पे नहीं करनी। क्यों करते हो मेरे भाई? ये क्या राजस्थान में जब सरकार अरे क्या क्यों आप पाकिस्तान हर चीज में पाकिस्तान मैंने ओसामा जी आपके नेता कहते हैं, इसलिए मैंने आपको फौजदार साहब का वहां से आप पाकिस्तान पे टेक ऑफ कर गए। अब पता नहीं कौन सी डिबेट में आप पाकिस्तान के बारे में 15 मिनट से बोल रहे हो। राजस्थान की किसान कर्ज माफी के बारे में बोलो भाई, हिमाचल के 300 यूनिट के बारे में बोलो। अरे मेरे भाई, अरे आपने एक इलेक्शन रैली में अमित शाह कहते हैं अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। ये कौन सा रिश्ता है भाई आपका? ये कहां से आ गया आपका रिश्ता कि पटाखे आप पाकिस्तान में फोड़ने लग गए? ये आपका हर मंत्री, हर वक्ता, हर आदमी कहता है कि पाकिस्तान। ये तो बताइए, आज कर्नाटक का रिजल्ट आया है, यहां का सीएम बनना है, यहां के लोगों की तकलीफों को दूर करना है, लेकिन आप वहां पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। ये कर्नाटक के रिजल्ट से और पाकिस्तान से क्या रिश्ता है मेरे भाई? आप क्यों इतना मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से? पानी कम पीजिए, कान में से अपना जो जमा हुआ वहां पे वैक्स है उसको हटाइए। हिमाचल में 300 यूनिट क्यों नहीं दे रहे भाई? मेरा राजस्थान में किसान कर्ज माफी क्यों नहीं दे रहे? देंगे कब देंगे? 4 साल हो गए भाई राजस्थान की सरकार के चुनाव अब दिसंबर में। अब अगली बार मेरे भाई, अगली बार जब मैं इसी डिबेट पे सुनिए मेरे अगली बार देंगे किसानों को डिबेट में। जब 10 दिन में बोला था राहुल जी ने ऐसे, मैं 10 दिन में दूंगा। अरे सुनिए, अरे शहजाद, अच्छा अगली बार पक्का देंगे नहीं? मेरी बात राजस्थान में अगली बार पक्का। अगले डिबेट में जब आऊंगा मैं आपको आंकड़े देकर दिखाऊंगा। अगली डिबेट में मैं आपको आंकड़े दूंगा। अरे अगली बार में तो रहेंगे नहीं, पार्टी आपकी रहेगी नहीं। आप अगली इलेक्शन में 2024 में आप बोरिया बिस्तरा बन के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, शिवम प्रधानमंत्री से कह दीजिए। वो कह रहे फौजदार साहब कह रहे हैं आपके सब सवालों के जवाब दे दिए। फौजदार साहब ने आपके सवालों के जवाब दिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। दीपक जी, इन्होंने बार बार कहा कि हम फौजदार हैं। हाँ हैं आप कांग्रेसी फौजदार, लेकिन हम भी भूमिहार हैं। कांग्रेसियों का इतिहास तो फिर भी बहुत बुरा है, हमारा तो जाकर देख लीजिए बहुत अच्छा है। एक इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान बहुत करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अब बीच में नहीं बोलेंगे सर आप, वो इसलिए करते रहते हैं। नहीं, वो इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वापस लेना है ना। अरे जो 47 में आपने दे दिया उसको वापस लेना है। अब अगर उसको वापस लेना है तो बार बार उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। हमें उससे प्रेम नहीं बढ़ाना है। प्लीज बीच में मत बोले फौजदार जी, आप इतना टची क्यों हो गए? आप बीच में सुन लीजिए, शिवम की बात भी सुन लीजिए, शंकर अन्ना जी की भी बात सुन लीजिएगा, वो भी हाथ उठा रहे हैं। हिम्मत दिखाइए। नहीं, आपका 36, रुकिए ना जरा, मैं चिल्लाना नहीं चाहता फौजदार जी, क्या लाभ है? और 2 टुकड़े करके दिखाइएगा। वहीं पर आ रहा हूं मैं, टुकड़े पर भी आ रहा हूं, आप रुक तो जाइए जरा।
थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उसको वापस लेना है ना, इस सरकार को उसको वापस लेना है। आपने उसको ले जाकर टुकड़े तोड़कर गिफ्ट करके दे दिया था, अब अगर किसी चीज को वापस लेना है तो बार बार उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी, वरना आप तो उससे डरे बैठे रहते थे। वो आते थे मार के चले जाते थे, आप चुपचाप रिटेलिएट भी नहीं कर पाते थे। वो आते थे मार के चले जाते थे, आप क्रिकेट खेलने चले जाते थे अगले 6 महीने में। वो आते थे मार के चले जाते थे, आप डिप्लोमेसी ट्रैक पर पहुंच जाते थे उनके पास। वो आते थे मार के चले जाते थे, आप जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर रोना शुरू कर देते थे कि हमें बचाइए। अब उस प्रॉब्लम की परमानेंट बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें वापस भी लेनी है। अल्टीमेटली जमीन तो हमारी ही है। और आपने कहा कांग्रेस ने 2 टुकड़े कर दिए, पहले अपने देश को बीच में से बांट के आधा उनको दे दिया, और फिर उस बात के लिए भी आपको तारीफ चाहिए कि उसमें से 2 टुकड़े कर दीजिए। वापस लेके दिखाते ना, अब वापस भी लेकर दिखाएंगे। और अंत में एक और चीज पर आना चाहता हूं। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंगली तमाम ऐसी बात कही कि मैंने सब चीजों का जवाब दे दिया। कहां जवाब दे दिया आपने सर? सीधा सिंगल पॉइंट जवाब आपको बस इसी बात पर देना था, जितने भी राज्यों में सरकारों में आपने सोशल वेलफेयर की स्कीम अनाउंस की थी, वो एक भी पूरी आज तक नहीं हुई। जब एक आदमी से, जब एक पार्टी से, जब एक परिवार से कुछ राज्य नहीं चल पाते, तो आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि आप देश चलाएंगे? और उसके उलट हर राज्य में आपकी अपनी यूनिट्स में ही दिन रात हंगामा, लड़ाई झगड़ा। और बीजेपी एक बार अगर कहे कि आपने काम नहीं किया तो बात जायज है, चलिए ठीक है, पॉलिटिकल राइवलरी है आपकी। लेकिन आपके खुद के नेता सचिन पायलट अगर इस बात को कह रहे हैं कि भैया काम नहीं किया, अगर नहीं किया इस साल के अंत तक अगर आपने इस पर जवाब नहीं दिया तो पूरे राज्य में आंदोलन करूंगा मैं, तो ठीक है, शहजाद जी की बात को भूल जाइए, मत दीजिए जवाब। लेकिन इसमें ये तो नहीं कह सकते ना अगली बार आके करेंगे। मतलब जनता को 5 साल के लिए पहले बेवकूफ बनाया, अब कह रहे हैं कि अगली बार और आगे करेंगे। तो ये तो आप तो केजरीवाल से भी आगे निकल गए। शिवम, ये ओरिजिनल स्ट्रेन केजरीवाल का ही है, ये ओरिजिनल है। वो शिवम सस्ता कॉपी है, वेरिएंट है। शिवम, हमने कहा अगले डिबेट में आपको नंबर्स दूंगा। अच्छा सर, एक सेकंड निजाम साहब अगली डिबेट छोड़िए। दीपक जी, आप एक डिबेट 10 मिनट एक्सटेंड कर लो, आप आंकड़े मंगवा लो एआईसीसी से। आप ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कितने किसानों के कर्ज माफ हुए राजस्थान में? कितने लोगों को घरों को यूनिट फ्री दिया 300 हिमाचल में? और कितनी महिलाओं को 1500 रुपए मिला? 15 मिनट हम रुक जाते हैं, आप ही बोलो। एआईसीसी के जयराम रमेश जी को फोन लगाइए जरा और उनसे मांग लीजिए आंकड़ा। आप मांग लीजिए, हम 15 मिनट रुकते हैं आपके। आप अपने रिपोर्ट हमारा छोड़िए ना सर, आप तो हमें परास्त कर रहे हो ना। यूनाइटेड नेशंस तक बीजेपी को आप हरा रहे हो। आप बताइए आपने क्या किया? हम तो हारे हुए। आप बताइए कितने को दिया? कर दीजिए, डायल कीजिए उनको। जयराम रमेश जी का नंबर दूं या है आपके पास? ठीक है, तब तक शंकर अन्ना अपनी बात जोड़ ले। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, 1 मिनट रुकेगा। हम तब तक हम फौजदार साहब को भी सोचने का वक्त दे देते हैं। शंकर अन्ना जी अपनी बात कहिए। अपने सवाल अपने ये है हमारे 2 राष्ट्रीय पार्टी, ये है हमारे 2 अनमोल रत्न। डिबेट चल रहा है कर्नाटक के बारे में, ये लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। ये है हमारे राष्ट्रीय पार्टी। और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगा। कल गोवा के कांग्रेस चीफ ने एक बात बोला है कि कलसा बंडूरी का जो पीने का मैटर है, उसमें महादाई का पानी हम कर्नाटक को नहीं देंगे। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा बोल के मैं पूछना चाहूंगा। और आगे के दिनों में पूना वाले जी से भी पूछूंगा कि बेलगांव मैटर में बीजेपी का स्टैंड क्या होगा। इसीलिए हम बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टी को भगाओ, रीजनल पार्टी को जिताओ बोल के। आपके नारा पे बड़ा अमल किया लोगों ने। वैसे अगली डिबेट में वो जवाब देंगे महादाई का। सोनिया गांधी का अधिकृत 2007 का स्टेटमेंट है कि 1 फुटी पानी का 1 बूंद कर्नाटका को नहीं मिलेगा। उनको पता भी नहीं होगा, वो भी जयराम रमेश जी से मंगवा लो। फौजदार साहब बताइए। अरे मेरे भाई, अरे शहजाद भाई, जब आपके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे वहां से कहते हैं कि हम कर्नाटक के गांवों को महाराष्ट्र में जमा कर लेंगे, और आपके आप अपने साथी उद्धव जी को पूछ लीजिए उनका स्टैंड क्या है कि मुझे साहब उद्धव जी को फोन कीजिए और पूछिए क्या स्टैंड है उनका। पहले उद्धव जी को भी तो फोन कीजिए ना, वो तो आपके महाविकास आघाड़ी के चेहरे हैं। आपके मुख्यमंत्री संजय राउत लड़ते रहते हैं, उद्धव जी भी मुख्यमंत्री थे तब। आपके उससे पहले उद्धव जी थे। पूछ लेंगे उनसे, पूछ लेंगे। आज तक वहां पे आपकी चोरी हुई सरकार है। यहाँ उद्धव जी का स्टैंड क्या था? वो 2 प्रधानमंत्री,
वो दोनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सके कि ये सा लड़ाई क्यों हो रहा है। आसाम और त्रिपुरा में लड़ाई लड़वा देते हैं, 2 राज्य की पुलिस एक दूसरे से लड़ती है, आपके प्रधानमंत्री बैठ के देखते रहते हैं। आप थोड़ा सा चिंतन करके बोलिए। आप अधिकृत प्रवक्ता है कांग्रेस के, मणिपुर में अरे नहीं मणिपुर में आग लगी है, लोग वहां पे मर रहे हैं, वहां पे पलायन कर रहे हैं। आपके आसाम और त्रिपुरा में लोग पलायन कहां से कर रहे हैं? कौन सी आपने रिपोर्ट निकाली है भाई साहब? जवाब चाहिए सर। मणिपुर की बात कर रहा हूं मैं। आप मणिपुर के आप जब बात कर्नाटका के वादे पूरे होंगे सर, तो आप इधर की बात करने लगते हैं। कर्नाटक के भी पूरे होंगे, तेलंगाना के भी पूरे होंगे। आने वाले तेलंगाना में आपकी सरकार नहीं है, आप कर्नाटका का जवाब में भी करेंगे। हम आएंगे, हम वहां पर आएंगे और आपकी हम जो गारंटीज देंगे उसको पूरा करेंगे। तो राजस्थान में क्यों नहीं की? पेट में इतना दर्द क्यों हो जाता है जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज होने लगती हैं? ये बताइएगा। बीजेपी सचिन पायलट के पेट में दर्द है क्यों होने लगता है जब डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जब डिलीवरी हो रहा है तब आपके पेट में इतना दर्द होने लगता है कि आप बीच में टांग अड़ाने लग जाते हैं। सचिन पायलट के पेट में दर्द है क्या? बैठकर आराम से सुकून से बैठकर देखिए। अरे सचिन पायलट से भी सवाल कर लेंगे, उनसे जवाब ले लेंगे। हमारी सरकार जवाब ले लेंगे क्यों? उन्होंने क्या गलत बोला? आप अपना, वो तो युवाओं के लिए बोल रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री के जवाब तो दे दीजिए। 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं? काला धन कहां है? जीएसटी कब सुधारेंगे? ये किसानों की आय दुगनी कब करेंगे? ये बता दीजिएगा आप। जब बिहार में खड़ के पूछा था, आज 50,000 चाहिए, 70 पर 5 चाहिए, 80 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1.25 लाख करोड़ चाहिए। उन 1.25 लाख करोड़ की डिलीवरी हुई या नहीं? या आज भी उन पैसों को सताते हैं आपके प्रधानमंत्री? इन सारी चीजों का पहले आप जवाब दे दीजिए, बाद में आप दूसरों से सवाल कीजिएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जहां आप सत्ता में आए वादे करके उसका जवाब आप नहीं देंगे, ये सब गिनवा के? हम देंगे, पहले अपना तो जवाब दे दीजिए। अरे चलिए मुझे छोड़ दीजिए, पूछते ही आप अपना तो जवाब दो। में चले जाते हैं। आप तो कह रहे हैं ना वादे पूरा करती कांग्रेस। सवाल पूछते ही, अरे हम वादे पूरे करते रहेंगे, आप बैठकर देखते रहिएगा। हम आपसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। पहले क्यों नहीं है भाई? आपसे पूछते हैं, आप पाकिस्तान के आंचल में चले जाते ऐसे ही चलता है। हम आपसे सवाल पूछते हैं। हाईकमांड नहीं है, सोनिया गांधी का घर नहीं है कि सवाल नहीं पूछ सकते। हाँ, आप जब सवाल आप पूछते हैं तो हम सवाल जब आपसे पूछते हैं तो पहले आप सवाल का जवाब दीजिए। आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? आप जवाब पूछते हैं, आप सवाल पूछते हैं तो आपको इतनी कैफियत भी होनी चाहिए कि जब आपसे सवाल किया जाए तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो आप सीधे चले जाते हैं कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। आपके यूपी में क्या हो रहा है आज? यूपी में हम नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में सबसे प्रचंड बहुमत से जीते। 37 साल बाद एक सरकार रिपीट हुई है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये बताइएगा। आपके प्रधानमंत्री खड़के कहते हैं कि केरला फाइल्स देखिए। आपके प्रधानमंत्री खड़के क्या बोले जा रहे हैं भाई साहब? आप प्रधानमंत्री खड़गे? खड़गे जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप मानो ना मानो, हमारे और देश के और आपके प्रधानमंत्री मोदी जी है। खड़गे जी आपकी कांग्रेस प्रेसिडेंट है। बिल्कुल जीरो है शहजाद भाई, आपकी जानकारी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे अच्छा, मैं यहीं पे रुकूंगा। अरे हो सकता है स्लिप टंग हो गया हो, बहुत कुछ स्लिप हो गया है दीपक जी, आज सारा स्लिप हो गया है। सभी स्लिप की कैटेगरी में ही है, कोई गलती नहीं हो सकती। आज शहजाद भाई यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। डिबेट बड़ी दिलचस्प थी, सबने अपने अपने रोल शानदार ढंग से अदा किए, लेकिन ताल ठोके में हम हर मुद्दे पर ठोकते हैं ताल। Z News।